वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वाटर साइकिल के बारे में, जो कि टॉपिक है क्लास 6 साइंस का चैप्टर 14। अब हम लोग इसको वाटर साइकिल को समझेंगे। इससे पहले मैंने ये बताया था कि वाटर क्या है, वाटर के यूजेज क्या हैं, वाटर का सोर्स क्या है और वाटर हमारे लिए या किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है या आवश्यक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उससे जा करके देख लें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वाटर साइकिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाटर साइकिल का मतलब क्या है, तो आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि एक ऐसा साइकिल जो कि पानी के ऊपर चल सकता है, या फिर पानी को साइकिल पे ढो करके लाने को वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वाटर साइकिल क्या होता है? तो वाटर साइकिल एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसको कि हम लोग अभी समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वाटर के अर्थ पे क्या क्या सोर्सेस हैं, जैसे कि पॉन्ड था, रिवर था, लेक था, या फिर ग्राउंड वाटर था जो कि ज़मीन के नीचे से मिलता है। अब वाटर का सबसे बड़ा सोर्स था सी वाटर या वाटर इन द ओशन, जो कि पानी समुद्र में या महासागरों में उपस्थित है, प्रेजेंट है। लेकिन उस वाटर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं अपने जनरल लाइफ में या डेली लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो पानी कैसा है, तो नमकीन है या खारा है, मतलब कि वो सॉल्टी वाटर है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इन सारे सोर्सेज में पानी आता कहाँ से है। तो ये आता है वाटर साइकिल से। तो कैसे? तो हम लोग इसको एक अभी समझेंगे। तो अगर बात करें अर्थ पे, तो धरती पे पानी का जो मेन सोर्स है, मतलब द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, तो वो है बारिश, मतलब कि दैट इज रेन। अब अगर धरती पे या पृथ्वी पे बारिश ना हो तो क्या होगा? तो सारी नदियाँ सूख जाएंगी, तालाब सूख जाएंगे, कुएँ सूख जाएंगे, यहाँ तक कि जो ग्राउंड वाटर है, धरती का जो पानी का जो लेयर है धरती में, वो भी नीचे चला जाएगा, मतलब कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। अगर बारिश नहीं होती है तो हमें बहुत सारे वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग अकाल या सूखा बोलते हैं। अब जो बारिश में जो पानी आएगा वो कहाँ से आता है? तो वो बरसता है आसमान से। तो आसमान में क्या ऊपर में कोई बोरिंग या हैंडपंप नहीं लगा है, तो आसमान में जो पानी आता है वो कहाँ जाता होगा? तो वो जाता होगा ज़मीन से। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर नीचे से पानी को लेकर पहुँचाता कौन है ऊपर? क्या? तो भगवान जी क्या करते हैं, या जो भी गॉड हैं वो क्या करते होंगे? तो बाल्टी में पानी लेके और ऊपर से गिराते होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। अब समझते हैं वाटर साइकिल के इस डायग्राम को। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अरे आप लोग हंसिए मत, ये फिगर उतना भी बुरा नहीं है, मतलब आपका काम इससे चल जाएगा। हालांकि मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट या ड्राइंग मेकर नहीं हूँ, लेकिन ये आपको समझने के लिए काफ़ी है, मतलब कि आप इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर है, ये ग्राउंड वाटर है जो कि ज़मीन के नीचे है, और ये ओशन है, मतलब कि बहुत बड़ा सोर्स है वाटर का। अब हम जब सनी डेज में या समर डेज में, मतलब कि गर्मी के दिनों में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे टाइम में क्या होगा कि कहीं भी अगर पानी हम लोग गिराते हैं तो वो तुरंत सूख जाता है। तो वो पानी गया कहाँ? तो वो पानी सन के हीट से भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, मतलब कि वाटर स्टीम के या वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सन का जो गर्मी है उसकी गर्मी से ये वाटर, जो ओशन का जो वाटर होता है, समुद्र का पानी, वो भाप बन करके और ऊपर उड़ता है। इस प्रोसेस को आप लोग घर में देखते होंगे, जब कभी पानी गर्म किया जाता है या फिर मम्मी खाना बनाती है तो देखते होंगे कि किचन से भाप जैसा ऊपर उड़ता है, तो वो होता है वाटर वेपर। तो वह प्रोसेस जिसमें कि वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में बाय यूजिंग हीट ऑफ द सन या कोई दूसरे चीज़ का हीट, मतलब कि बाय यूजिंग सम अदर ऑब्जेक्ट्स हीट, इज नोन एज इवापोरेशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं इवापोरेशन। मैंने यहाँ इसको बॉक्स में कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ गर्मी में या समर डेज में नहीं होगा, बल्कि वो सालों भर चलते रहता है, लेकिन उसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि गर्मी के दिन में या समर डेज में इवापोरेशन का रेट फास्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़ या पानी कहीं से जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन विंटर डेज में या रेनी डेज में उसका जो रेट होता है वो स्लो होता है, मतलब कि वो धीरे धीरे भाप बनता है, लेकिन वो इवापोरेशन का प्रोसेस सालों भर चलते रहता है। अब
जब वो इवापोरेशन होकर वाटर वेपर ऊपर गया तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ऊपर का टेम्परेचर कम होते चला जाता है, मतलब कि वो धीरे धीरे वहाँ पे ठंडी बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे जैसे वो भाप ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होते चला जाता है और वो वापस वाटर वेपर से फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CONDENSATION। ये वर्ड एक में है, यहाँ पे आगे जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे डैश लगा दिया हूँ। आप लोग इसको देख करके छापने के चक्कर में यहाँ पे डैश मत लगाइएगा। जैसे इवापोरेशन एक साथ लिखा हुआ है उस तरह से ये कंडेंसेशन वर्ड भी एक साथ लिखा हुआ है। तो इस कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो वाटर वेपर था, मतलब कि जो वाटर वेपर जो कि भाप के फॉर्म में था या कि गैस के फॉर्म में था, वापस लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। उस फिनोमिना को आप देख सकते हैं, जब भी कभी किसी स्टील के गिलास में गर्म पानी लेते हैं तो वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, मतलब वो हो गया इवापोरेशन। अब अगर हम लोग उस गिलास में ठंडा पानी लेते हैं या फिर फ्रिज से निकाला हुआ पानी को हम लोग उसमें रख दें या फिर ठंडा चिल्ड वाटर को, तो गिलास के ऊपर देखेंगे कि आप लोग कुछ पानी जैसा जम जाता है। या फिर समर डेज में जब हम लोग पानी को, ठंडा पानी को बोतल में रखते हैं तो बोतल के ऊपर ऊपर भी क्या होता है, तो भीग जाता है। तो वो क्यों, तो वो होता है कंडेंसेशन के प्रोसेस में, क्योंकि अंदर क्या था तो उसका टेम्परेचर ठंडा था। अब जो वाटर वेपर उस गिलास से या उस बोतल के सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा, तो वो भी ठंडे हो जाएंगे और वो वाटर वेपर ठंडे होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वाटर चिपक जाता है उस बोतल में या उस गिलास के सरफेस में। तो यहाँ पे फिनोमिना होगा किसका, तो कंडेंसेशन का। तो वाटर वेपर कंडेंसेशन के बाद छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और वो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं और मिल करके पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बना लेते हैं। और वो पानी की बूंदों को हम लोग कहते हैं क्लाउड्स, मतलब कि द बिग कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज क्लाउड्स। मतलब कि जब पानी की छोटी छोटी बूंदें जब बहुत बड़ा आकार ले लेती है तो उसको हम लोग कहते हैं बादल। अब एक पर्टिकुलर साइज के बाद या कुछ ज़्यादा जुड़ने के बाद वो पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ बरस जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। मैं यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड से बरस जाएंगे वापस अर्थ पे। अब वहाँ पे भी एक फिनोमिना होगा, क्या, तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स या तो पानी के बूंदों के फॉर्म में गिर सकती हैं या फिर ओस की बूंदों के फॉर्म में, या फिर कभी कभी बड़े बड़े पत्थर आप लोग गिरते हुए देखे होंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओला या फिर हेल। तो वो प्रिसिपिटेशन हेल के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वो स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे। या फिर वो शिमला तरफ कभी कभी क्या होता है कि बर्फ़ ज़मीन पे गिरता है जो कि कॉटन जैसा होता है, रुई जैसा उजला। आजकल के इधर बिहार और झारखंड में के कुछ इलाकों में भी वैसी बर्फबारी देखी गई थी, आप लोगों ने ये न्यूज़ में देखा होगा। तो वहाँ पे न्यूज़ में आ रहा था कि बिहार या झारखंड बन गया शिमला। तो वैसा एक्चुअली कब होता है, तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि स्नो में या फिर हेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि स्नोफॉल या फिर वो फॉलिंग ऑफ हेल, जिसको कि हम लोग बड़ा बड़ा पत्थर या ओला बोलते हैं। तो वो पानी वापस क्लाउड से ज़मीन पे गिर गया। अब ज़मीन पे गिरने के बाद कुछ वाटर गिरेगा माउंटेन्स पे। अब माउंटेन्स पे गिरेगा तो वो पानी क्या बन जाएगा, तो वो माउंटेन्स के ऊपर वाले पार्ट ठंडे होते हैं तो वो पानी वहीं पे जम जाएंगे और बर्फ़ के फॉर्म में या फिर आइस के फॉर्म में वो वहीं पे जमा हो जाएंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर्स। अब कुछ पानी ज़मीन पे गिरेंगे तो वहाँ से वो रिवर के फॉर्म में वापस ओशन में चले जाएंगे। कुछ कहीं पे लेक्स वगैरह भी होंगे आसपास में तो वो लेक्स में चले जाएंगे। अब यहाँ से ओशन में जाने के टाइम में, मतलब कि इसके बीच में वाटर सीपेज करेगा ज़मीन में, मतलब कि वो लीक करेगा। या फिर हम लोग के घर के आसपास भी जो पानी बरसता है, क्या सारा पानी समुद्र में चला जाता है नदी में, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो बाकी पानी कहाँ जाता है, तो वो ज़मीन में सीपेज कर जाता है, मतलब कि नीचे चला जाता है। तो वहाँ से वो बनता है ग्राउंड वाटर। और जितना पानी ज़्यादा सीपेज करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर ज़्यादा रिचार्ज होगा, मतलब कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे से ऊपर बढ़ते आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में भी कोई कोई नदियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वो कैसे होता है, तो जो वाटर इस बर्फ़ के फॉर्म में जमा हो गया था माउंटेन्स में, वो गर्मी के दिनों में पिघलना शुरू होंगे और मेल्ट होकर के वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होंगे और इस तरह से वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और नदियों में हमेशा पानी रहता है।
तो यहाँ आपने देखा कि वाटर ओशन से चला था, इवापोरेशन किया, फिर कंडेंसेशन किया और वापस प्रेसिपिटेशन के बाद वो अदर या डिफरेंट वेज के थ्रू वापस ओशन में चला गया। मतलब वो जहाँ से शुरू किया था वहाँ आके ख़त्म भी हो गया। मतलब इस प्रोसेस को बार बार रिपीटेशन होते हम लोग साल भर में देख सकते हैं। तो ये होता है इवापोरेशन से कंडेंसेशन और कंडेंसेशन से प्रिसिपिटेशन और फिर से यहाँ से वापस ये इवापोरेशन का प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहता है। मतलब कि एक साइकिल या चक्का जैसा गोल बना रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो आई होप कि आप ये टॉपिक को समझ गए होंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या होगा अगर बारिश ज़्यादा हो जाए या फिर बारिश कम हो जाए, मतलब कि इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई रेनफॉल एंड नो रेनफॉल। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे इस साइंस क्लास से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।